गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम क्लास 7 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 4 को पढ़ेंगे, जो कि डेट 23 अप्रैल 21 के लिए शेड्यूल की गई है। बच्चों, हम सभी को पता है हमारा लेसन नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पादपों में पोषण चल रहा है, जिसमें अभी तक हमने पढ़ लिया है स्वपोषी कौन होते हैं, विषम पोषी कौन होते हैं, है ना। हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, और पौधों में अन्य पोषण की कौन कौन सी विधियां होती हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि पौधे जो होते हैं, कुछ पौधे कीटभक्षी पौधे होते हैं जो कि कीड़ों को खाते हैं, है ना। और हमने पढ़ा था कुछ पौधे जो होते हैं परजीवी होते हैं, जो अपने भोजन के लिए ही दूसरों पौधों पर निर्भर करते हैं। आज की वर्कशीट में बच्चों हम पढ़ेंगे मृतजीवी के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सैप्रोट्रॉप्स। सभी बच्चे मेरे साथ अपनी वर्कशीट को खोलेंगे और अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। हमने कई बार वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तने व छाल पर छाती के समान संरचनाओं के गुच्छे देखे होंगे। तो बच्चों वो कह रहे हैं कि जब बारिश के दिन होते हैं, बारिशों में क्या होता है, तो जो भी चीज़ें पेड़ों की टूटी हुई होती हैं, उनकी टहनियाँ, पत्ते और जो भी हमारा जो किचन का वेस्ट जो हम फेंकते हैं, उनमें क्या होता है, तने पर, छाल पर। तो बारिश के दिनों में क्या होती है, कुछ छाते जैसी संरचनाएं उन पर उग जाती हैं। अभी बच्चों यहाँ पे फोटो में दिखाया हुआ छाते जैसी संरचनाएं, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ। तो वो कह रहे हैं बारिश के दिनों में सड़ी गली चीज़ें जो होती हैं, या जो भी पेड़ों का जो भी टूटी हुई टहनियाँ होती हैं, पत्ते होते हैं जो गल जाते हैं, जो हमारा किचन का वेस्ट होता है वो सड़ गल जाता है, तो क्या होता है, उन पर कुछ छाते जैसी संरचनाएं उग जाती हैं। तो बच्चों ये छाते जैसी संरचनाएं हैं, है ना, वो उगने लग जाती हैं। तो क्या होता है उगने के बाद, तो वो ये कह रहे हैं, आगे वर्कशीट में देखते हैं। वर्कशीट में आगे कह रहे हैं कि ये सब अपने जीवन यापन हेतु पोषक तत्व वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों से प्राप्त करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो भी सड़ी गली चीज़ों पर छाते जैसी संरचनाएं जो ये उग गई हैं, तो बच्चों ये उग गई मतलब कि क्या है, इसमें जान है ना। तो जब ये कोई सड़ी गली चीज़ पर उगी है, तो इसका मतलब ये जीवित है, और वो सड़ी गली चीज़ क्या है, निर्जीव है। तो वो कह रहे हैं कोई भी ऐसा जीव, कोई भी ऐसा पौधा जब वो सड़ी गली चीज़ों पर उगता है, तो वो अपना भोजन किससे ले रहा है, उस सड़ी गली चीज़ से अपना भोजन ले रहा है। इतना समझ में आया बच्चों। तो चलो आगे देखते हैं वर्कशीट में आगे क्या बताया हुआ है। अब आगे बताया हुआ है कि इस प्रकार की पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण प्रणाली कहते हैं। अब वो कह रहे हैं, अब ये क्या है बच्चों, ये पोषण की तो विधि है अन्य, जैसे हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि कुछ पौधे कीड़ों को खाते हैं, कुछ पौधे अपने भोजन के लिए ही दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, वो अपना भोजन नहीं बना सकते। ऐसे ही अब बच्चों पोषण की एक अन्य विधि हम पढ़ रहे हैं कि कुछ पौधे जो होते हैं वो सड़ी गली चीज़ों पर, जिनमें जान नहीं होती है, निर्जीव चीज़ें होती हैं, उस पर उग जाते हैं। तो जब वो उस पर उग गए, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपना भोजन किससे ले रहे हैं, वो किसी भी मृत चीज़, मतलब जो चीज़ मर गई है, जिसमें जान नहीं है, उससे भोजन ले रहे हैं, या फिर विघटित जैविक पदार्थ, जो भी बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी हमारा किचन वेस्ट होता है, जब वो सड़ने गलने लग जाता है, तो उससे अपना भोजन ले रहे हैं। तो वो कोई भी ऐसा जीव जो सड़ी गली चीज़ों से, मृत चीज़ों से अपना भोजन लेता है, तो ये पूरा प्रोसेस को क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण प्रणाली कहते हैं। मतलब इसको हम पूरा कहते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। और वो सारे जीव जो भी इस पोषण प्रणाली को, इस प्रोसेस के थ्रू अपना भोजन लेते हैं, उसे मृतजीवी कहलाते हैं। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। इस वाली पोषण प्रणाली में सिंपल सी बात है कि वह सारे जीव जंतु जो भी सड़ी गली चीज़ों से, जिनमें जान नहीं है, उनसे अपना भोजन ले रहे हैं और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये वो कहलाए जाते हैं मृतजीवी। मतलब उनको हम सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। और इस
तरह भोजन लेने की विधि को हम कहते हैं मृतजीवी पोषण प्रणाली, मतलब सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो बच्चों उदाहरण उन्होंने दिए हुए हैं, जैसे उदाहरण है यहाँ पर कवक। अब बच्चों कवक क्या होती है? फंगस। आपने देखा है कई बार अचार पर, रोटी पर, ब्रेड पर फंगस लग जाती है। तो बच्चों अब जो अचार है, रोटी है, जो ब्रेड है या कोई भी सब्ज़ी सड़ गई तो क्या उसमें जान है? नहीं, वो तो कोई निर्जीव चीज़ है और उस पर कवक उग गई और वो उससे अपना भोजन ले रही है, तो ये क्या है? मृतजीवी का उदाहरण है। ठीक है, ऐसी छत्रक बच्चों मशरूम होते हैं, जिसकी फ़ोटो अभी हमने देखी थी, है ना। ये क्या होते हैं बच्चों? ये छत्रक होते हैं, मशरूम्स जिनको कहते हैं, जो कि छाते की तरह दिखाई देते हैं। तो ये जो छत्रक होते हैं वो अपना भोजन जो होते हैं सड़ी गली चीज़ों पर लिखते हैं। आपने देखा ना मशरूम हमेशा सड़ी गली चीज़ों पर ही उगता है, तो इसलिए मशरूम क्या है, छत्रक क्या है, वो मृतजीवी है। ब्रेड पर उगती कवक। अब जो बच्चों ब्रेड पर अगर आप थोड़े दिन ब्रेड को गीला छोड़ दो या ब्रेड बाहर रह जाए, उसको नमी हो और वहाँ पे गर्मी हो, तो क्या होगा? कवक उग जाएगी। ऐसी बच्चों ईस्ट होता है वो भी एक प्रकार का जीव होता है जो निर्जीव वस्तुओं से अपना भोजन लेता है। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गए होगा कि कोई भी ऐसा जीव जो मरी हुई चीज़ से, अपघटित जैविक पदार्थों से अपना भोजन ले रहा है वो मृतजीवी कहलाता है, और इस पोषण प्रणाली को हम कहते हैं मृतजीवी पोषण प्रणाली। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए आगे देते हैं, वर्कशीट में आगे क्या बताया हुआ है। कवक अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। अब कवक क्या होती है बच्चों? ये फंगस है एक प्रकार की। कवक जिसको इंग्लिश में कहते हैं फंगस होती है, फफूंदी। ये कहाँ पर उगती है? अचार पर उग जाती है। चमड़ा है ना बच्चों, चमड़े पे देखें ना, कुछ समय के लिए अगर हम चमड़े को साफ़ ना करें, उस पर तेल ना लगाए, तो वो सफ़ेद सा कुछ आ जाता है। तो बच्चों वो क्या है? कवक है, फंगस होती है, वो फैलती जाती है धीरे धीरे। आपने देखा ये चीज़ क्या होती है? कहीं पे फूल लग गई, कहीं पे कवक लग गई, तो वो कुछ समय के बाद फैलती रहती है। ऐसा तो नहीं होता वो थोड़ी जगह पे है। तो इसका मतलब क्या? कवक जो है वो एक जीव है, एक जिंदा चीज़ है, जिंदा जीव है, उसमें जान है क्योंकि वो फैल रही है। लेकिन अचार तो नहीं फैलता ना समय के साथ। अचार क्या हो गया? निर्जीव वस्तु हो गई। तो वो जो कवक है वो जिंदा है, और जो अचार हो गए, कपड़े हो गए और कुछ भी ऐसी चीज़ें जिस पर फूई लग जाती है, रोटी, ब्रेड, ये सब क्या है? निर्जीव वस्तु हैं। तो कवकों को वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियाँ प्रदान करती है। अब वो कह रहे हैं कवक जो होती है, जो फफूंदी होती है, जो फंगस होती है, जब वर्षा का टाइम आता है ना, बारिश का सीज़न आता है, वो परिस्थितियाँ उस कवक के उगने के लिए सबसे अच्छी मानी गई हैं। तो हमने देखा भी है हमारे घरों में, हम स्पेशली हमारे किचन के अंदर अगर कोई भी सामान इन बारिश के दिनों में बाहर रह जाता है, किचन में रह जाता है, उसको फ्रिज में ना रखें तो क्या होता है? वो चीज़ इतनी जल्दी ख़राब हो जाती है, उसमें से बदबू आने लग जाती है, उस पर फंगस लग जाती है, फूई लग जाती है, यही तो होता है ना। तो वो यही कह रहे हैं कवक जो होती है सबसे जल्दी कौन से सीज़न में उगती है? तो वो होती है वर्षा ऋतु में। तो सामान्यतः कवक के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। वो कह रहे हैं कवक जो होती है, फंगस जो होती है, उसके बीजाणु होते हैं और वो कहाँ पे उपस्थित होते हैं? वायु में। तो बच्चों जहाँ पे वो वायु में चीज़ों से टकराएंगे, खाने की चीज़ों से, तो वो उस चीज़ों को दूषित करते जाएंगे, ख़राब करते जाएंगे। तो जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ व उत्पाद पर बैठते हैं और नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर एक नए कवक को जन्म दे देते हैं। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की। तो वो ये कह रहे हैं इसीलिए जब कोई कवक होती है, कवक के जो बीजाणु होते हैं, जो वायु में होते हैं, जब वो किसी भी चीज़ पर जाके बैठ जाते हैं, जैसे कि लाइक रोटी पे बैठ गए, ब्रेड पे बैठ गए, किसी सब्ज़ी पे जाके बैठ गए, और वहाँ की जो वातावरण है उसमें, उसकी वायु में थोड़ी नमी सी है और गर्मी है, तो क्या होगा? वो एकदम अंकुरित हो जाएंगे और कवक फैलती जाती है, और वो इस तरह से कवक उगती जाती है और फैलती जाती है। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कवक कौन से सीज़न में सबसे ज़्यादा फैलती है और उसको फैलने के लिए क्या चाहिए? नमी चाहिए और गर्मी चाहिए, है ना। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, वर्कशीट में आगे क्या बताया हुआ है। कवक हमारे लिए उपयोगी भी है। अब वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि कवक खाली सिर्फ हमें नुकसान देती है या हमारी शत्रु है, नहीं, वो कह रहे हैं कवक से हमें फ़ायदा भी मिलता है। उदाहरण छत्रक
को सब्जी के रूप में खाया जाता है। वो कह रहे हैं उदाहरण के लिए क्या है, छत्रक, मतलब जो मशरूम्स होते हैं। अब मशरूम सड़ी गली चीज़ों पे उतर रहे हैं, मशरूम क्या है, मृत जीव है, लेकिन हम उसको खाते हैं, उसकी सब्ज़ी बनाकर खाते हैं। तो छत्रक क्या है, वो भी एक प्रकार का फंगस ही है, कवक है। तो बट वो क्या है, हमारे लिए फ़ायदा देती है, हमें उसकी सब्ज़ी बनाकर खाते हैं। जबकि ईस्ट का प्रयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। वो कह रहे हैं ईस्ट जो होती है, ईस्ट भी एक प्रकार की कवक होती है। अब वो कह रहे हैं ईस्ट का उपयोग हम किस में करते हैं, अल्कोहल बनाने में उपयोग करते हैं, या खमीरा उठाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, इसका मतलब यही नहीं कि कवक खाली हमें नुकसान दे रही है, कवक के फ़ायदे भी होते हैं। तो कौन कौन सी कवक के फ़ायदे हैं हमारे लिए, छत्रक और ईस्ट का, ठीक है। कुछ कवक जैसे कि पेनिसिलियम का उपयोग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन नामक औषधि बनाने में किया जाता है। वो कह रहे हैं कुछ कवक जो होती है, कुछ फंगस ऐसी भी होती है जिनका उपयोग हम दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक्स। जैसे कि बच्चों पेनिसिलियम है। तो ये नहीं है कि खाली कवक के नुकसान ही है। तो अभी तक हमने कितने उपयोग पढ़ लिए कि कवक का उपयोग हम एक सब्ज़ी बनाने में कर रहे हैं, ईस्ट का उपयोग हम अल्कोहल बनाने में कर रहे हैं, हमने पहला उपयोग पढ़ लिया सब्ज़ी बना रहे हैं, दूसरा ईस्ट का उपयोग से हम अल्कोहल बना रहे हैं, तीसरे के उपयोग से हम उसकी दवाइयाँ बना रहे हैं। कुछ कवक पदार्थों, जंतु एवं मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्यों में दाद नामक त्वचा रोग कवक के कारण होते हैं। अब ये तो हमने उपयोग पढ़े, अब वो उसके कुछ नुकसान बता रहे हैं। नुकसान यहाँ से हैं कि कुछ कवक ऐसी भी होती हैं जो मनुष्यों में बीमारियाँ उत्पन्न करती हैं, जैसे कि त्वचा रोग हो गए या फिर दाद हो गए, तो वो उनके शरीर पर उसको भी करती है। तो बच्चों, कवक के कुछ फ़ायदे भी हैं और कवक के कुछ नुकसान भी है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। वर्कशीट में आगे क्या बताया हुआ है। वर्कशीट में बताया हुआ है गतिविधि। यहाँ पे एक बच्चों हमें एक एक्टिविटी दी हुई है करने के लिए, जो आप सभी बच्चों को करनी है और उसकी वीडियो बना के मुझे सेंड करनी है। ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो ले। अब आपको क्या करना है, ब्रेड होती है ना बच्चों, ब्रेड का एक टुकड़ा ले ले और उसे जल में भिगो दे। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए। वो कह रहे हैं जब आपने ब्रेड का टुकड़ा लिया और उसे गीला कर दिया, उसे कहीं ऐसी जगह पे रख दे जहाँ की वातावरण में थोड़ी थोड़ी नमी हो और वहाँ पे थोड़ी गर्मी हो, और उसको 2-3 दिन के लिए वहाँ पर छोड़ दें, अथवा उस समय तक रहने दीजिए तब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना ना दिखाई देने लगे। ये रोए जैसी संरचना ही कवक कहलाती है। यहाँ पर आपको फ़ोटो दिखाया हुआ है, इसका फ़ोटो भी दिखाई हुई है आपको, ये ब्रेड की दिखाई हुई है और आपको दिखाया, देखो ब्रेड पे ग्रीन कलर की कुछ ग्रीन कलर की चीज़ उगने लग गई ना। तो बच्चों, ये क्या है, ग्रीन कलर की जो रोए जैसी संरचनाएं उग गई हैं, उसी को वो कह रहे हैं कवक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। आपको एक्टिविटी में क्या करना है, आपको एक्टिविटी में एक ब्रेड लेनी है, उसको पानी में भिगोना है और उसको कहीं ऐसी जगह पे रख देना है जहाँ के वातावरण में नमी हो और थोड़ी गर्मी हो। तो आप उस पर देखोगे कुछ हरे रंग का उगने लग गया। तो बच्चों, वो हरे रंग की जो संरचनाएं, रोए जैसी संरचनाएं दिखाई देंगी, वो क्या कहलाई जाएंगी, कवक कहलाई जाएंगी। और आप देखोगे कुछ टाइम के बाद ही कवक धीरे धीरे पूरी ब्रेड पर फैल जाएगी। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं वर्कशीट में आगे क्या बताया हुआ है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरों के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। अब बच्चों, यहाँ पे हमें बताया हुआ है, यहाँ पे हमें पोषण की एक अन्य विधि बताई हुई है। तो इसमें अब हमें क्या बताया हुआ है कि कुछ जीव जंतु जो होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास हमने 6th क्लास में पढ़ा था, घर को कहते हैं, और पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। अब वो कह रहे हैं, और बच्चों अभी जो सहजीवी संबंध है, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर जो जीव है वो आपस में एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। मतलब क्या, एक जीव उसको कुछ दे रहा है तो दूसरा जीव उसको बदले में कुछ दे रहा है। मतलब यहाँ पे एक दूसरे को आदान प्रदान कर रहे हैं। तो मतलब आदान प्रदान क्या कर रहे हैं, एक अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, जैसे कि अपना घर, अपने पोषक तत्व आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो जो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपने पोषक तत्व और अपने आवास को बांटते हैं, उस वाली पोषण प्रणाली को हम सहजीवी संबंध कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो कवक होती है, जो कुछ कवक होती है, वो वृक्ष पेड़ों की जड़ों में रहती है और वो जो
वृक्ष होता है वो क्या करता है, क्योंकि कवक जो होती है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती, तो वृक्ष क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो तो उस कवक को क्या दे रहे हैं, पोषण प्रदान कर रहे हैं, और जो कवक होती है वो उसको बदले में जो पानी होता है और जो मिट्टी में इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होती हैं उसको अवशोषण करने में मदद करती है। तो इस तरह दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और ये प्रोसेस जिसमें दोनों जीव एक दूसरे की मदद करते हैं उसको हम सहजीवी संबंध कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ सिंपल इतना कि जो पेड़ है वो कवक को पोषण प्रदान कर रहा है, मतलब भोजन प्रदान कर रहा है, और कवक क्या कर रही है, वो पौधे को या वृक्ष को कच्ची सामग्री दे रही है, जैसे कि वो इसको जल अवशोषण करने में मदद कर रही है, मिट्टी से पोषण तत्व को अवशोषित करने में मदद कर रही है। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ पे समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको सहजीवी संबंध का एक और उदाहरण दिया हुआ है, ये बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं लाइकेन। तो लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदारी होती है। अब बच्चों जो लाइकेन होते हैं ना, लाइकेन के अंदर भी दो जीव ऐसे होते हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, और इस पोषण प्रणाली को हम सहजीवी संबंध कहते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है, मतलब अब इसमें कौन कौन से दो जीव होते हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, तो कह रहे हैं पहले एक शैवाल होता है, मतलब एक एल्गी होती है, और दूसरी होती है कवक, और दूसरा कौन सा होता है, कवक, फंगस। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। अब बच्चों ये हमने पढ़ा था, कवक जो होती है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, लेकिन बच्चों जो एल्गी होती है, जो शैवाल होता है, उसमें अपना क्लोरोफिल होता है, और जिस भी पौधे में अपना क्लोरोफिल होगा वो अपना भोजन स्वयं बना सकेगा। ये हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं ना। तो इसमें क्या होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, तो कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। अब जो बच्चों कवक है वो कवक शैवाल के लिए क्या दे रही है, उसको रहने की जगह दे रही है, उसको जल और पोषक तत्व उपलब्ध करा रही है, और बदले में जो एल्गी है, जो शैवाल है, वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आएगा। इसको मैं आपको चित्र के साथ समझाती हूँ। तो बच्चों जो ये लाइकन्स होते हैं ना, ज़्यादातर कहाँ पे उगते हैं, तो ये बच्चों जितनी भी हमारी वुड होती है, पत्थर होते हैं, उन पे उगते हैं। जो ख़राब लकड़ी होती है या फिर जो पेड़ों की छाल होती है उस पर ये उगते हैं। इनमें क्या होते हैं, इनमें हमेशा दो जीवों की भागीदारी होती है, मतलब दो जीव हिस्सा लेते हैं, एक होते हैं शैवाल और एक होती है कवक। तो बच्चों यहाँ पे जो आपको ये सफ़ेद सफ़ेद पार्ट दिखाई दे रहा है ये शैवाल है, और जो ये पीला पीला दिखाई दे रहा है ये एल्गी होता है, हरा। तो बच्चों ये क्या करते हैं, जो कवक होती है वो शैवाल को क्या देती है, वो उसको रहने की जगह देती है, जल देती है और पोषक तत्व उपलब्ध कराती है, ठीक है। और बदले में शैवाल क्या करता है, शैवाल उसको भोजन बना के देता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो ये बच्चों यहाँ पे भी देखो ये ऐसी है, पेड़ों पर, पत्थर पर ये उग जाती है लाइकेन। और बच्चों इसका एक उपयोग और भी होता है जो हम 7th क्लास के आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अम्ल, क्षारक और लवण में। इसका उपयोग हम एक प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर्स बनाने में करते हैं, जिसको हम कहते हैं लिटमस पत्र, ठीक है। तो ये बच्चों आगे 7th और चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि लाइकेन क्या होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सहजीवी संबंध में उदाहरण के लिए, ठीक है। तो चलिए, आई होप बच्चों आपको आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं आज हमने क्या सीखा है, प्रश्न उत्तर को करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न 1, डैश व डैश कवक हमारे लिए उपयोगी है। अब वो कह रहे हैं कौन कौन सी कवक जो है वो हमारे लिए उपयोगी है। तो यहाँ पे बच्चों बहुत अच्छे से हमें बताया हुआ है, मैं इसको रब कर देती हूँ, मैं दिखाती हूँ। आप पहले में लिखेंगे छत्रक, छत्रक लिख देंगे, पहले के ए ब्लैंक में छत्रक लिख देंगे, और दूसरे में क्या लिख देंगे, ईस्ट। तो पहले के बी में क्या लिख देंगे, ईस्ट। तो बच्चों कौन कौन सी कवक हमारे लिए उपयोगी होती है, तो पहले हमारे लिए छत्रक होती है, और दूसरी कौन सी होती है, ईस्ट। ये दोनों कवक जो होती है हमारे लिए उपयोगी होती है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में है, चमड़े की वस्तुएं जो लंबे समय तक गर्म और नम मौसम में छोड़ी जाती हैं वह डैश के कारण ख़राब हो जाती हैं। अब वो कह रहे हैं लंबे समय तक जो चमड़े की वस्तु हैं, अगर उन्हें ऐसी जगह पे छोड़ दिया जहाँ पे गर्मी है और वायु में नमी है, तो क्या होगा, वो किस वजह से ख़राब होने लग जाती हैं। तो वो किसके कारण ख़राब होने लग जाती है, कवक के कारण। उस पर क्या उग जाती है, कवक उग जाती है, और वो उसको क्या कर देती है, ख़राब कर देती है।
आगे पढ़ते हैं। अब वो पूछ रहे आगे क्या है क्वेश्चन में, लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त भागीदारी डैश की होती है। तो अभी हमने पढ़ा कि लाइकेन में दो जीव भाग लेते हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो पहला होता है एक शैवाल और दूसरा होता है कवक। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वो अपना भोजन नहीं बना सकती। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है क्लोरोफिल युक्त भागीदारी, मतलब कौन सी ऐसा जीव है जिसमें क्लोरोफिल होता है। तो उसमें आएगा शैवाल की भागीदारी होती है जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, शैवाल को लिख देंगे। तो ये आपका किसका आंसर हो गया बच्चों, थर्ड का आंसर हो गया। आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, शैवाल लिख देंगे। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से दिया हुआ है, इसको हम यहाँ से लिखेंगे इस आंसर को कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। और इसका एक उदाहरण देना है। तो बच्चों उदाहरण के लिए हम किसका देंगे, लाइकेन का देंगे कि लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है और दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ कराता है। तो ये आपका चौथे का सहजीवी संबंध का उदाहरण हो गया। तो आई होप बच्चों आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ भी ऐसा हो जो ना समझ में आया हो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।